गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन पेपर में हमें बहुत सी नई जानकारी मिलने को तैयार मिलेंगी। और मैं आशा करता हूँ कि इसको इस क्वेश्चन अभी तक के इन क्वेश्चन पेपरों से आपको इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ही एडवांस्ड और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वो मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी। और आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रिज ड्राइंग। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रिज ड्राइंग टेक्स प्लेस एट। जो फ्रिज ड्राइंग है हमारी, उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा कोई कोई फूड प्रोडक्ट है। मान लीजिए हमारे पास कोई फूड प्रोडक्ट है। मान लीजिए हमारे पास कुछ, ये हमारा मान लीजिए बनाना ही है। मान लीजिए, तो हमने इसको क्या कर दिया, फ्रिज ड्राइंग कर दिया। फ्रिज ड्राइंग करके ये फ्रिज ड्राइंग होगा कब? तो इसमें क्या करें, इसको ठंडा करके जो फिर जो इसकी जो और है वो मॉइस्चर है या उसमें वो है, उसको क्या करेंगे हम, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। उसको एयर के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, वैक्यूम करके उसको बाहर निकालेंगे और टेम्परेचर वो कर देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा एकदम ठंडा भी हो जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा। तो ये कब होता है? तो ट्रिपल पॉइंट पे होता है, या बिलो द ट्रिपल पॉइंट होता है, अबव द ट्रिपल पॉइंट होता है, या एट द 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दो जो ट्रिपल पॉइंट होता है, ये क्या, मैं थोड़ा सा इसको हल्का डिस्कस कर देता हूँ कि ट्रिपल पॉइंट क्या चीज़ है। मान लीजिए हमारे पास जो तीन अवस्थाएं हैं, जो मैटर की तीन अवस्थाएं हैं, वो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं। क्या होती हैं? सॉलिड ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए और गैस ले लीजिए। और जो ट्रिपल पॉइंट है, उसको हम लगभग लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेते हैं, या उसको जो 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, या 273 केल्विन। तो ये ट्रिपल पॉइंट में मतलब होता है, ये ऐसी इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है जहाँ पे ये तीनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि फ्रिज ड्राइंग कहाँ पे होगी। ये कहता है कि, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी फ्रिज ड्राइंग है, ये ट्रिपल पॉइंट से बिलो द ट्रिपल पॉइंट करेंगे हम। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री इससे थोड़ा नीचे करते हैं। जीरो पे तो नहीं करेंगे, जीरो से थोड़ा थोड़ा, जीरो से नीचे की ओर करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिलो द ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यूज द सेवरल मेथड like temperature high or low, control of acidity, कंट्रोल ऑफ वाटर एक्टिविटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज़ नोन एज। कह रहा है कि सेवरल मेथड, अलग अलग मेथड, हम इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अलग अलग मेथड जो हैं, हाई जैसे हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, या कंट्रोल ऑन एसिडिटी, या एसिडिटी से जो कंट्रोल करना है, या वाटर एक्टिविटी, जो उसके अंदर वाटर एक्टिविटी है फूड के अंदर, उसको अलग अलग चीज़ों से उसको प्रिजर्व करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या है कि हडल टेक्नोलॉजी है। क्या बोला जाता है? हडल। हडल आपने रेस देखी होगी। हडल रेस में जिस तरीके से वो रनर्स क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, अलग अलग यहाँ मतलब इस तरीके से हर्डल्स लगे रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। तो हमने क्या किया कहीं पे, हमने प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे एसिडिटी से प्रिजर्व करने की कोशिश की, कहाँ, कहीं हाई टेम्परेचर से की, तो और कहीं वाटर एक्टिविटी पे कंट्रोल किया। इस तरीके से क्या है कि हम आगे को हमने अपना क्या है, फूड प्रोडक्ट क्या किया, प्रिजर्व किए कर लेते हैं ऐसे करके। इसी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हडल टेक्नोलॉजी। इसको बोला जाता है हडल टेक्नोलॉजी। हाँ, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज। जो हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये कॉज इफेक्ट डायग्राम होता क्या है, जैसे हमने जो कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए हमने क्या बना ली, स्क्वैश बना ली है। हमने एक स्क्वैश बना ली। तो स्क्वैश में क्या होगा कि हमने उसको जो एक प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे, पहले हम सोचेंगे, हम ये करेंगे कि किस तरीके से पहले हम शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे, या उसके लिए जो एडिटिव्स हैं फूड
प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडिटिव्स हैं, और उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, एक प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे। तो इसको प्रोसेस को जो जब हम प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फिशबोन डायग्राम, जिसमें क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज फिशबोन डायग्राम। और ये फिशबोन डायग्राम किस पे बेस्ड है, फिश एंड बोन डायग्राम है प्रोसेस पे। एक प्रोसेस का डायग्राम वो है ये, प्रोसेस पे इफेक्ट वो करता है, जिसको क्या कर सकते हैं हम, उस पर हम कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस है, हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं स्टेप्स को और उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे हम उसमें उसमें जैसे कुछ चीज़, जैसे हमने उसमें सैनिटेशन को अप्लाई किया, और मान लीजिए हमने अच्छी कलर महंगी वाली, अगर उसकी हम लेबलिंग, ये उसकी पैकेजिंग करते हैं, तो उस तरीके से क्या है, अलग अलग चीज़ों में उसको क्या करते हैं हम, उसमें अलग अलग स्टेप से उस प्रोसेस को बनाते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं हम। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इसको बोलते हैं हम। तो ये होता है फिश बोन डायग्राम बोला जाता है इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, द प्रोसेस इन विच स्पेशली डिजाइंड हर्मेटिक सेंट्रीफ्यूज इज यूज टू सेपरेट बैक्टीरिया एंड स्पेशली द स्पोर्स फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्ट्रेन फ्रॉम मिल्क इज नोन एज। तो ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज मतलब होता है जैसे हम घर में मधानी चलाते हैं, और क्या होता है, उससे क्या करते हैं, छाछ बनाते हैं, ये मोटर लगी रहती है। आप हर ग्रामीण परिवेश में आपने देखा होगा, इस तरीके से मोटर लगी रहती है उस बर्तन में, या लस्सी की शॉप में भी आपने देखा होगा इसको। तो वो क्या करता है, सेंट्रीफ्यूज फ्यूज मशीन होती है, और वो क्या करती है, लस्सी बना देती है। यहाँ पे रोटर लगा रहता है इस तरीके से, नहीं रोटर, हाँ ये तो उसका कवरिंग है, और ये नीचे इसका क्या है, बर्तन होता है। इस तरीके से आप इसको, इस तरीके से आपने देखी होगी। तो उससे क्या होता है, तो ये कौन सी प्रोसेस है कह रहा है, जिससे कि बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं, ये सेंट्रीफ्यूज करने से बाहर निकल जाते हैं कह रहा है। तो ये आंसर ये इसका है, इसको बोलते हैं बैक्टोफ्यूगेशन। क्या बोला जाता है, बैक्टोफ्यूगेशन। बैक्टोफ्यूगेशन में क्या करते हैं हम, कि हमने क्या लिया, जैसे दूध लिया, दूध को हम क्या करते हैं, मिल्क लिया हमने, मिल्क लिया, इसको क्या करेंगे हम, 60 से 65 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे, 60 से 65 डिग्री डिग्री तक, डिग्री सेल्सियस तक हम इसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। और उसके बाद हम उसको उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जो स्पोर्स होंगे ये इसको इस मिक्सचर को, इस दूध को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, घुमाएंगे हाई स्पीड में। और ये हाई स्पीड होता है, ये मत समझिए कि इसको, कि ये लस्सी बनाने वाली मशीन है। अगर उसके पास जो वो होती है, जो हमारे पास ये मैग्नेटिक सेंट्रीफ्यूजर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में स्पिन करते हैं। और उससे क्या होता है कि जो इसमें से कुछ जिस तरीके से मोटी मोटी चीज़ें जो है, जो गाढ़ा चीज़ बनता है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो चीज़ें आती हैं, उनको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इससे क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। क्योंकि अगर आप दही को नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, दही को करने से मक्खन जैसे बाहर आ जाता है, उसी तरीके से क्या होता है, गर्म दूध को अगर आप वो करेंगे, तो उससे से क्या होगा, बैक्टीरिया वाली जो ये चीज़ें हैं, गाढ़ी सी चीज़ें होती हैं, और जिसमें स्पोर्स होते हैं, तो वो बाहर आ जाते हैं। पर ये ध्यान रहे कि ये जो दूध है, इसको गर्म दूध को थोड़ा वो किया जाता है, हाई स्पीड होती है ये। और जैसे हम, ये तो मैंने आपको लस्सी वाली मधानी जो मशीन बताई है, ये तो एक इलेक्ट्रिसिटी में छोटी सी है। अगर आपने अपनी फूड इंडस्ट्री में देखा हो कि कुछ कुछ इस तरीके के सेंट्रीफ्यूज आते हैं, और ज़्यादातर इस तरीके के सेंट्रीफ्यूज, जैसे आपके यहाँ वो होगा, जैसे आपके यहाँ मान लीजिए कुछ छोटे वाले पल्पर होते हैं, कुछ बड़े पल्पर होते हैं, और उनमें क्या होता है, सब में मोटर लगी होती है। और मेरा एक पर्सनल अनुभव ये है कि जो भी ये मशीन्स हैं, ज़्यादातर ये हाई वाली जो स्पिनिंग मशीन आती हैं, ये जो फूड इंडस्ट्री में जो फैक्ट्रीज बंद हुई रहती हैं, तो उनसे ही खरीदी हुई होती हैं ज़्यादातर। मैं ऐसा मेरे 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 देखने में आया था कि बहुत सारी जो हमारे प्लांट में भी बहुत सारी मशीनें थी, वो, क्योंकि बहुत सारे सेटअप्स क्या हो जाते हैं कि बंद हो जाते हैं, या कुछ सेटअप्स क्या होते हैं कि सिर्फ सब्सिडी के लेने के लिए होते हैं, और वो क्या होते हैं, सब्सिडी उठा के या वो पूरा चला नहीं पाते हैं, और इसलिए क्या कहते हैं, उसको सेल कर लेते हैं, और वो लोग उसको सेकेंड हैंड रेट्स में ख़रीद के उसको, और उसको सेकेंड हैंड रेट में करके ख़रीद के उसको अपने फैक्ट्रीज़ में ले आते हैं, और दिल्ली में से आप इजीली लेके आ सकते हैं।
और आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कल्चर्स इन्वॉल्व इन एसिडिक फर्मेंटेशन आर। इसमें पूछ रहा है कि जो एसिडिक फर्मेंटेशन है उसमें आपका कॉमन वाला कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इनके। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी आपको कोई क्वेश्चन करना है रेंडमली, आप अगर क्वेश्चन करेंगे पेपर में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक दो बार आपको क्या करना है, 2 से 3 बार आप क्वेश्चन पढ़िए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन में आधा पढ़ा, क्वेश्चन आधा पढ़ा होता है, तो वो कि कई बार नोट लिखा होता है, आप क्या करते हैं, तुरंत पढ़ते पूरा नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ध्यान से, तो क्या सीधा आंसर लगा देंगे। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 2 घंटे मिलते हैं क्वेश्चन पेपर करने के लिए 100। और जो फूड साइंस के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं। लगभग लगभग सभी लोगों के 1 से 1.25 घंटे में सारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप उसको क्या कीजिए, इसीलिए आप उस समय का सदुपयोग कीजिए और क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आइए मैं इसको करके बताता हूँ अप्रोच किस तरीके से हमने करनी है। लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस और ल्यूकोनोस्टॉक है, लैक्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है। अगला लैक्टोकोकस है, बाइफिडी बाइफिडोबैक्टीरियम है, लैक्टोबैसिलस और ल्यूकोनोस्टॉक है। यहाँ लैक्टोकोकस, राइजोपस, लैक्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस है। लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉक, लैक्टोकोकस और आपका एस्परजिलस है। आप एक चीज़ देखिए, जो लास्ट के सी और डी हैं इसमें देखिए, राइजोपस और एस्परगिलस हैं, ये नेगेटिव। ये क्या हैं, ये एस्परजिलस तो क्या है, ये कैंसर कॉजिंग भी रहता है। और राइजोपस भी क्या है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया की उसमें आता है। तो आप क्या करेंगे, और ये बाइफिडो बाइफिडोबैक्टीरियम क्या है, इस तरीके के आपने सुने भी नहीं है। और ये क्या है, नेगेटिव वो रहते हैं। और जो ऊपर देखिए सिंपल लैक्टोबैसिलस आपने सुना ही है, ल्यूकोनोस्टॉक भी आपने सुना है, और जैसे लैक्टोकोकस है और स्ट्रेप्टोकोकस है, ये फिर भी क्या होते हैं, ये फूड में फूड के फूड फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए क्या कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर है। ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा कि जो आपके लिए इजी और जो आपके सुने सुने हैं उनको कीजिए, उनको अप्रोच कीजिएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फूड्स हाई इन शुगर एंड अदर। इसमें कह रहा है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। फूड्स हाई इन शुगर एंड अदर सॉल्यूट्स ड्राई मोर स्लोली। कह रहा है कि जिसमें चीनी, जो जो भी खाना है, जो खाद्य पदार्थ हैं, अगर उसमें चीनी ज़्यादा होगी, और अदर सॉल्यूट, और सॉल्यूट मतलब होता है कि जो कम मात्रा में होता है। जैसे आपने चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें जो मान लीजिए नमक और पानी का बनाया, मान लीजिए पीने लायक जो नमक पानी होता है, तो उसका मान लीजिए 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं तो वो सॉल्यूट है। और जिसमें पानी जब 1 लीटर पर डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 लीटर पानी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अगर कह रहा है जिसमें ज़्यादा चीनी, जिसमें ज़्यादा शुगर हो या सॉल्वेंट हो, तो वो ड्राई मोर स्लोली, देर लगती है उसको उसको ड्राई होने में। तो एक ऑप्शन ये है। और अगला है, देखिए, एज ड्राइंग प्रेशर प्रोग्रेस है, जैसे जैसे ड्राइंग बढ़ती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर इंक्रीजेज, जैसे जैसे क्या होगा, वो सूखेगा तो सॉल्यूट बढ़ने लगेगा। कॉजिंग द ड्राइंग रेट स्लो, तो जितना ज़्यादा ये, जैसे जैसे पानी सूखेगा तो क्या होगा कि आपका सॉल्यूट बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, आपका ड्राई होने में क्या हो जाएगा, ड्राई होने की दर जो हो जाएगी वो घटने लगेगी। तो ऊपर वाला ये दोनों जो सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस एक ही चीज़ को बता रहे हैं कि आपका घटनेगा, जैसे जैसे वो समय बीतेगा और ड्राई होते जाएगा, तो शुगर की वजह से वो उसका सूखना बंद होने लगेगा, मतलब कम होने लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देख, अगला ये पॉइंट है इसका, वाटर दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव इज दैट इज केमिकली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट। जो वो पानी है आपका, वो क्या, हाइड्रेट के हमेशा क्या होता है, हाइड्रेट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है Na2CO3 है, Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है ये। तो इस हाइड्रेट का मतलब होता है .10H2O। तो ये हाइड्रेट इसको बोलते हैं, पानी के, इसमें क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हाइड्रेट फॉर्म में ये रहता है। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं इसको। इसी को क्या बोलते हैं हम, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं।
इस तरीके से हाइड्रेट के फॉर्म में होता कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है, वाटर जिसको निकालना, ये रिमूव रिमूव करना मुश्किल है, वो इसके किस फॉर्म में रहता है कह रहा है, हाइड्रेट। हाँ ये बात सही है, वाटर किसी भी इसमें चीज़ों में हाइड्रेट के फॉर्म में रहता है। अब देखिए, ड्राइंग एट हाई प्रेशर अकर्स एट लोअर टेम्परेचर, ये तीन ऑप्शन तो एक जैसे लग रहे हैं। और देखिए, ड्राइंग एट हाई प्रेशर, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, एट लोअर टेम्परेचर, ड्राइंग एट हाई प्रेशर अकर्स एट लोअर टेम्परेचर। अब देखिए, ड्राइंग जब भी हम कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम, तो कम टेम्परेचर में आपका ड्राई होने लग जाएगा। ऐसा तो कम टेम्परेचर जब भी होगा, कम टेम्परेचर में नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से आपने देखा होगा कि आप जब कैंडीज़ भी बनाते हैं तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर करना ही होता है। जब तक आप हाई टेम्परेचर नहीं करेंगे, क्या होगा कि वो सूखती नहीं है। तो ये ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 4 अलग हो रहा है। तो इसलिए 1 2 3 ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए, फूड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी, गामा रेडिएशन, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पल्स एंड थर्मोसोनिफिकेशन आर नोन एज। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फूड प्रोसेसिंग है, जो प्रोडक्ट है, उनको अगर हम हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और गामा इरेडिएशन करते हैं और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पल्स, तो इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर डाल रहे हो आप, गामा रेडिएशन मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप वेव्स के थ्रू इसको ट्रीटमेंट कर रहे हो। ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पल्स, ये भी क्या है, वेव्स ही हैं। और थर्मोसोनिफिकेशन क्या है, इस तरीके से क्या है कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। क्या बोलते हैं, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप टेम्परेचर वाला यूज़ नहीं कर रहे हो, और इसमें आप वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन चीज़ों को यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, किरणों को के द्वारा, अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो इसको किरणों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स। अल्ट्रा हाई, ये बी जो ऑप्शन है, यूएसटी, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड फूड होते हैं। अब मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, 135 डिग्री के आसपास क्या होता है, डिग्री सेल्सियस के आसपास 15 सेकेंड के लिए हम इसको फटाफट से क्या करते हैं, यूएसटी प्रोसेस करते हैं। तो तब यहाँ तो हम टेम्परेचर इतना यूज़ ही नहीं कर रहे हैं इन ऑप्शनों में। और ये सेप्टिकली क्या होता है कि जहाँ हम माइक्रोब्स से इसको दूर करके हम प्रोसेस करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ऑप्शन क्या है, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड ही है जो ये गामा रेडिएशन और ये चीज़ों से हम इसको क्या करते हैं, जब प्रोसेस करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। आइए हम आगे वाले उनको, आगे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, आठवां क्वेश्चन है, फूड आइटम शुड बी सब्जेक्टेड टू माइक्रो फ्रीक्वेंसीज सच दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एंड लॉस फैक्टर। इस अब ये देखिएगा, ये थोड़ा सा क्या है, अभी तक का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है, या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। लॉस फैक्टर भी ये क्या है, ये फिजिक्स के टर्म्स लग रहे होंगे आपको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये नए टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, नए आजकल जिस हिसाब से ये क्वेश्चन है आपका माइक्रोवेव का, जो हम माइक्रोवेव में क्या करते हैं, खाना क्या करते हैं, आपने कहा होगा गर्म करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे हमने क्या किया, माइक्रोवेव ओवन है हमारा, क्या है, माइक्रोवेव ओवन है हमारे पास। आजकल हर, आपने फूड इंडस्ट्री, हर घर में क्या है, सब माइक्रोवेव ओवन लोगों ने खरीद लिए हैं। इस तरीके से माइक्रोवेव ओवन आपने देखे होंगे। तो उसमें आपने टाइमर वाइमर इस तरीके से सेट रहते हैं, और इस तरीके से बटन रहते हैं। ड्राइंग मेरी ठीक नहीं है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या होगा कि आपने इसके अंदर मान लीजिए, और यहाँ पे क्या होती है अंदर, इसके अंदर क्या होती है, प्लेट होती है, वो प्लेट क्या करती है, मूव करती है, और ऊपर से क्या आती हैं, ऊपर से रेडिएशन आती हैं, क्या आती हैं, रेडिएशन, नीचे से क्या करती है, रोटेट करती है प्लेट। तो क्या होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा भोजन है, मान लीजिए हमारा ये हमने ये मान लीजिए बना दिया, पराठा बना दिया, मान लीजिए इसको फोल्ड करके हमने क्या है, एक पराठा बना के हमने क्या कर दिया, रख दिया है इसके अंदर, या एक इसको मान लीजिए ब्रेड की स्लाइस है। तो क्या होगा कि जो ये हमारे पास जो वेव आई, ठीक है, जो वेव आई, तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम क्या समझते हैं कि जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जो होता है, जैसे जो हमारे जो जो दो पोल्स होते हैं, मान लीजिए कोई जैसे कोई भी क्या होता है, चार्ज होता है, तो उसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, तो उसके बीच की दूरी, इसके बारे में बताता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी वजह से चेंज होता है,
आपका इस वेव की वजह से चेंज होता है, माइक्रोवेव से। तो क्या होगा कि ये जब ये एनर्जी लेगी और इसको अलग इसकी फ्रीक्वेंसी, नई फ्रीक्वेंसी अलग बना देगी, तो क्या होगा, हीट, गर्म, इसीलिए खाना हमारा क्या होता है, गर्म होता है। तो क्या होना, इसका आंसर क्या होता है, देखिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, इज ये डाइलेक्ट्रिक भी क्या होना है, इसका ऑप्शन सी आंसर होना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जितना भी जिस फूड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना कम होगा, वो उतनी जल्दी गर्म होता है। कहने का मतलब ये है, खाना आपने, आप ये नहीं कि आपने वो उसके अंदर गर्म करने के लिए छोड़ दिया, उसको 10 मिनट तक गर्म ही कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट, क्या कुछ कुछ तो ऐसी वो, इसीलिए उसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम उसको उसको डिटरमाइन करते हैं कि इसको कितने देर तक हमने, किसी को 30 सेकेंड में खाना अच्छा गर्म हो जाता है, किसी को किसी फूड मटेरियल को हम 1 मिनट तक गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए, और ज़्यादा हाई प्रोटीनियस है उस तरीके से अगर आप बना रहे हैं। और इसमें आपने देखा होगा काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी दी होती हैं इसके बॉक्स के बाहर, ये आपके माइक्रोवेव के बाहर, आप उससे क्या कर सकते हैं, अलग बना सकते। तो उसी सेल के लिए हमें क्या होता है कि और उसके टेम्परेचर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग जोन दिए होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो उसी से हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हमें फूड का पता है, तो हम उससे क्या करें, और लॉस फैक्टर क्या, अगर अगर हम मान लीजिए उसमें जितनी ये दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं उसको, तो वो भी मिनिमम, जितना मिनिमम होगा उतना अच्छा। अगर लॉस हो रहा है ना, तो इसमें लॉस किस चीज़ का होगा, वेव्स का होगा, तो वहाँ से आपकी वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो उतनी कम बिजली खर्च होगी। तो क्या होगा, तो लॉस फैक्टर भी मिनिमम होना चाहिए उसका। तो उससे क्या है, ये माइक्रोवेव है, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपको ये नई जानकारी भी लेके चलनी होगी। अब वो पुराने ज़माने की तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपने वो बना रहे हैं आप, अभी भी शरबती बना रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, एडवांस फॉर्म। आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाले स्लाइड्स में और भी अच्छे नए नए क्वेश्चन आएंगे, तो इनको रटने की बजाय आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कल के दिन आपको क्या होगा कि इंटरव्यूज़ में और पेपर्स में आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। इसलिए इनको क्या करना है, आपने बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना है। आइए हम क्या करते हैं, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारा, देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेडिएशन टेक प्लेस। अभी तक देखिएगा, गामा गामा रेडिएशन क्या आ रही थी, का वो है, गामा रेडिएशन के बारे में किस तरीके से कोई अगर आपने फूड प्रोडक्ट को ट्रीट कर रहे हैं, तो किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी। फोटो इलेक्ट्रिक ऑप्शन दिया है, देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह दिया करेगी, या कॉम्पटन इफेक्ट की तरह करेगी, या पेयर प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा होता है कि आपके पास मान लीजिए, जो भी हमारे ये सौर ऊर्जा के जो प्लेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ पे आपको जब धूप आती है, तो क्या करते हैं, इनको एक एक फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो ये क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करती है इसकी सरफेस। और जो ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट करती है, यहाँ से निकलता है इस सरफेस से, तो ये इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, तो इस ये इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करके इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये गामा रेडिएशन भी इसी तरीके से क्या करती है, जब गामा रेडिएशन आप किसी सरफेस में डालोगे, तो उससे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इसी तरीके से हमारा क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि आपने जो रेज डाली, यहाँ तो यहाँ रेज डाली, तो ये किस तरीके से उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई, इस तरीके से हम इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। और ये पेयर प्रोडक्शन भी इसी तरीके का है, का इफेक्ट होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ द मेंशन्ड क्या करते हैं हम आंसर, इसका आंसर एकदम ये सही है। तो इसको क्या करेंगे, आप ध्यान से समझ लेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स इज प्रोहिबिटेड। कौन सा क्लेम प्रोहिबिट है, मतलब कानूनन मना है। अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स, क्लेम्स ऑफ नॉन वेज और नॉन वेज, क्लेम्स ऑफ क्वालिटी। आपका कह रहा है कि आपने कोई फूड प्रोडक्ट बनाया, तो फूड प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे, तो उसमें आप क्या क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या होता है कि आपने अगर उस फूड प्रोडक्ट में एक बिंदी बनी है, ग्रीन है, तो यहाँ पे ग्रीन अगर कलर है, तो इसका मतलब है कि ये वेजिटेरियन चीज़ से बना है। ब्राउन या ब्राउन कलर का होगा तो एग वाला है, इस तरीके एग या नॉन वेज के लिए रहता है। तो इस तरीके से आप ये क्लेम कर सकते हैं, ये आपको दिखाना होता है, तो कंपलसरी होता है।
क्लेम्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी आप 100% ओरिजिनल, ये चीज़ें क्वालिटी भी कर सकते हैं। इस तरीके से लिखा होता है, जेन्युइन प्रोडक्ट लिखा होता है। इस तरीके से आप उसको क्वालिटी के लिए तो आप ISI के हॉलमार्किंग तक लेते हैं। और आपको ये तो आपको फ़ायदेमंद होती है। लेकिन जो अब अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स होते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। मतलब जिनको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर सकते, उस तरीके के क्लेम्स आप बिल्कुल आप उस तरीके के उनको क्लेम्स को बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस तरीके से क्या होता है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इससे आपके फूड प्रोडक्ट खाने से कि IQ, मतलब इसका बुद्धिवर्धक है, इस तरीके से। और या इससे तुरंत हाइट बढ़ रही है। तो या तो इतना आपके पास डाटा हो, और वो डाटा आप नई फूड इंडस्ट्री है या इस तरीके से है। और जो हॉर्लिक्स बॉर्नविटा में भी आप देखते होंगे, तो वो भी क्या है, या तो उन लोगों ने स्टडी मतलब उन लोगों को भी काफ़ी वो दिया गया है FSI के द्वारा कि आप इस तरीके की ना करें। और आजकल देखेंगे आप कम ज़्यादा ट्रेंडिंग पिछले पहले की तरह अब जब से ये FSI के रूल आ गए हैं, तो ज़्यादा इस तरीके के लुभावने वो नहीं आते हैं कि जिसको प्रूफ ना कर किया जा सके। तो सब्सटेंशिएटेड क्लेम्स का मतलब होता है जिनको आप प्रूफ करना मुश्किल होता है, जिनको इस तरीके के क्लेम्स आप नहीं करेंगे अपने फूड प्रोडक्ट से। जैसे आपने कोरोना में भी देखा था, तो जो वो किट विट आई थी जो लॉन्च हुई थी, उस तरीके की किट्स को आप लॉन्च नहीं करेंगे जब तक आप क्या उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी पूरे देश की भी और आपकी कंपनी की भी छवि क्या हो जाती है, दाव में लग जाती है। और आपकी फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की नौबत तक आ सकती है। तो इसको क्या करेंगे, इस चीज़ से आप बचेंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैरी ओवर प्रिंसिपल। आप देखिए कैरी ओवर का जो प्रिंसिपल है, आपको इसको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है कि आपको अपने अपने अपनी थिंकिंग प्रोसेस से भी आपको एक जनरल थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना होगा। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, आप कुछ कोई एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको कुछ चीज़ पढ़ना है, और उसको उसको आपको क्या करना है, अपनी मेमोरी में डाल के ये सोचना है कि मैं अगर इसको नॉर्मली पढ़ता तो क्या सोचता। तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच इसी तरीके से करेंगे। तो कैरी ओवर से हमें सिंपल से समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ आगे को, जैसे बैलेंस फॉरवर्ड होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने फूड इंडस्ट्री में, या आपने उसमें, या आपने अपनी पासबुक में भी देखा होगा कि कैरी फॉरवर्ड होता है कि आपका बैलेंस जो है वो पीछे का वाला भी आगे के लिए जोड़ा गया है जितना भी है। तो कैरी ओवर का मतलब जो पीछे की चीज़ है उसको आगे ले रहे हैं हम, उसको जोड़ के आगे ले रहे हैं। तो अगला देखिए, इसमें कोई ऑप्शन देख लीजिए। एडिटिव एडेड इन द रॉ मटेरियल आर नॉट प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप रॉ मटेरियल में कोई एडिटिव डाल रहे हैं, मान लीजिए आपने प्रिजर्वेटिव डाल दिया आपने उसके पल्प में पहले बनाते समय, तो वो उसके फाइनल प्रोडक्ट में भी तो आएगा। तो ये कह रहा है एडिटिव रॉ मटेरियल में तो है, लेकिन इसमें नहीं है फाइनल प्रोडक्ट, तो ये कैरी ओवर नहीं हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट मान लीजिए आपने ऐड किया है ऑप्शन बी में, और ऑयल में डाला है, और उसके बाद आपने कोई ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट बनाया है, उसी से निर्मित किया है, मेड किया है, तो उसमें आएगा बिल्कुल आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, कैरी ओवर प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसका क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए, डिफरेंस ऑफ ग्रीन टी फ्रॉम ब्लैक टी इज दैट। आप देखिए जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको सॉरी, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको क्या करती है, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल का एक साइंटिफिक बैकग्राउंड और एक एक जानकार फूड टेक्नीशियन बनाती है। देखिए, तो आप जैसे फूड इंडस्ट्री में इंटरव्यू करने जाते हैं, तो वो चाहता है, वो वहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या जब आपका आपका जो फूड बिजनेस का जो आपका वो है, आपका जो ओनर है, वो आपसे वो चाहता है कि आप उसकी फैक्ट्री के लिए नए प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में हेल्प करें, या आप कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं जिससे कि वो आपको हायर करे, और कल के दिन आप उसके लिए एक एसेट बने। और वो आप जैसे मान लीजिए आप जितना भी उसको फ़ायदा दिलाएंगे, या आपके अंदर जितनी क्षमता होगी, उससे क्या होगा कि दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपके फ्यूचर में आपको आपको अच्छी सैलरी, अच्छी चीज़ें, आपकी दोनों हैंड
इन एंड होते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपकी फैक्ट्री आपने इतना नुकसान करा दिया या आपकी प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, तो क्या होगा, तो आप तो आपकी सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ सकती है। वो क्या है, साथ साथ ही चलता है। अगर अच्छे दोनों जगह दोनों की ग्रोथ होगी तभी क्या होगा, जैसे फूड प्रोडक्ट भी अच्छा बनाएंगे या वो ठीक से काम करेंगे तभी जाके दोनों को फ़ायदा होगा। मैं इसमें ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें इसमें जैसे जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी और ब्लैक टी, अब आपको आजकल क्या है, ग्रीन टी का दौर है। ग्रीन टी का जो दौर है ग्रीन टी का जो दौर है, तो हर किसी के अंदर ये रहती है कि भाई मैं ग्रीन टी अगर मार्केट में ले आऊँ, और तो उससे क्या होगा कि हमारी फूड इंडस्ट्री का भी नाम होगा। क्योंकि मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री हिली एरियाज़ में है, तो आप क्या करेंगे कि चाहेंगे कि आपकी आपके फूड प्रोडक्ट का, सॉरी थोड़ा पानी पी लेता हूँ क्योंकि गला सूख रहा है इसको डिस्कस करते करते। हाँ चलिए, इसमें क्या होगा कि जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी में क्या करते हैं हम, ग्रीन टी और ब्लैक टी का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ओमिटेड। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या कह रहा है, इन दोनों के डिफरेंस में कह रहा है कि एक में वो हटा दी जाती है। अगला ऑप्शन है इसमें, टी लीव्स आर स्टीम्ड इन पैन बिफोर रोलिंग टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन बाय एंजाइम। क्या कह रहा है कि जो टी लीव्स हैं, इसकी पत्तियां हैं, इसको ऑक्सीडेशन से बचा लिया जाता है रोलिंग स्टीम्ड पैन में करते हैं, कह रहा है। और सी ऑप्शन में कह रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ओमिटेड एंड द टी लीव्स आर स्टीम्ड इन पैन बिफोर बीइंग रोल्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन बाय एंजाइम्स। क्या कह रहा है कि स्टीम से किया जाता है। और इन दोनों में, इन सब में ये ग्रीन टी और ब्लैक टी का डिफरेंस समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हम ग्रीन टी और ब्लैक टी कैसे बनाते हैं। आइए मैं आपको इसका प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने चाय बागान, आपने क्या किया, आप चाय बागान में आपने अपना चाय बागान खोल दिया। आपने अपना क्या किया, चाय बागान खोल लिया, और उसमें क्या हुआ, अच्छी आपने चाय की फसल लगा ली। तो क्या होगा, चाय की पत्तियां आप जब उसको आप मैच्योर होंगी, आप उसको क्या करेंगे, चाय तोड़ ले आएंगे। चाय की पत्तियां आ गई आपके पास, आपने क्या किया, उसको तोड़ के ले आए, इकट्ठा कर ली। तो आपने क्या करा, उनको क्या करते हैं, सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी क्योरिंग करते हैं। जैसे हम अचार की क्योरिंग करते हैं, तो इसको भी क्या करा जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज करने के लिए उसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ हम नमक नहीं डालेंगे, मतलब इस तरह, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको 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 हम क्या करेंगे, उसको हम गरम करेंगे और सुखा के हम उसको क्या करेंगे, गरम करेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तभी आपने चाय पत्ती देखा होगा कि वो क्या होती है, उसमें एक भुनी भुनी सी सुगंध आती है। क्या आती है, भुनी भुनी सी सुगंध आती है। और आप जो ये ब्लैक टी है, जो हम लोग घरों में सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसको आप अगर आपने उसको कभी टेस्ट भी किया होगा, चाय पिए होगी, और जैसे मान लीजिए आपको क्या है, मान लीजिए एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा खाना खाया हुआ है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ बहुत चाय पत्ती की थोड़ी बहुत चाय पत्ती चबा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है। तो ब्लैक टी का आप मेरा मतलब बताने का ये है कि उसका टेस्ट बताने का मतलब, आपने चाय बचपन में भी आप चाय पी रहे होंगे, तो आप कभी चाय छनी नहीं होगी, तो आपने पी होगी, और वो उसका टेस्ट आपको पता होगा। तो वो क्या होती है, हल्की सी क्या होती है, भुनी हुई सी होती है, और उस तरीके से भुनी हुई उसका टेस्ट होता है। लेकिन जो हमारी ग्रीन टी है, इसमें जब हम पत्तियों को सुखाते हैं और इसको क्या करते हैं, हम स्टीम करते हैं। क्या करते हैं, स्टीम करते हैं। आप मोमोज समझ लीजिए ना, जिस तरीके से मान लीजिए एक मोमोज को आप क्या करते हैं, स्टीम करके बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंजाइम का, तो ऑक्सीडेशन रुक जाता है उसका, मतलब अच्छे से वो जिस तरीके से ब्लांचिंग से हम क्या करते हैं, एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ भी क्या करते हैं, हम एंजाइम को डीएक्टिवेट करते हैं। लेकिन यहाँ हम उसको हम क्या करते हैं, जैसे मूंगफली को हम, आपने देखा होगा मूंगफली को जिस तरीके से हम क्या करते हैं, सूखा भूनते हैं, उस तरीके से ना करके हम इसको स्टीम दे के हिसाब से करते हैं। तो क्या होता है कि स्टीम करी जाती है, स्टीम करके इसको क्या करते हैं, हम पैक करते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है कि वहाँ स्टीम किया जाता है और वहाँ उसको सूखा गरम करके उसको रोस्ट करके उस तरीके का वो फ्लेवर आता है। तो इसको हम ग्रीन टी और ब्लैक टी, अब आपसे आज से आप ग्रीन टी बनाना और ब्लैक टी आप अपने इंडस्ट्री के, या कल के दिन आप अपना खुद का स्टार्टअप खोल के आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक टी और ग्रीन टी का क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं।
और खुद के साथ औरों को भी क्या कर सकते हैं, रोजगार देने का सोच सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन चल कम देखते हैं। व्हेन अ डेविएशन फ्रॉम क्रिटिकल लिमिट हैपन्स व्हाट शुड बी डन। 13वां क्वेश्चन है, देखिए कि ये पूछ रहा है, 13वां क्वेश्चन में ये पूछ रहा है व्हेन अ डेविएशन फ्रॉम क्रिटिकल लिमिट्स, जब क्या होता है, डेविएशन होता है क्रिटिकल लिमिट से, हैपन्स व्हाट शुड बी डन। डेविएशन होता है क्रिटिकल लिमिट का मतलब ये होता है जब हैकअप, जब हम भी कभी भी फूड इंडस्ट्री खोलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो 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 हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो सबसे पहले हमसे कहते हैं कि आप लाइसेंसिंग का फॉर्म भर लीजिए, अप्लाई करके मैं उसके बाद फूड आपकी फूड जो बिजनेस की जो वो होगी आपकी जो फूड फैक्ट्री होगी उसका मैं क्या करूँगा, निरीक्षण करूँगा। तो निरीक्षण करने के बाद के साथ साथ वो क्या करता है, आपको फॉर्म देता है और कहता है कि आप इसका हैकअप प्लान बना ले आइए। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप कोई भी प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे, कहेंगे कि आप मान लीजिए आपने फ्रूट जूस का एक प्लांट बनाना है। फ्रूट जूस का प्लांट बनाने के लिए वो कहेगा ठीक है आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि किस तरह क्या क्या प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, क्या क्या उसमें सावधानी की चीज़ है। मान लीजिए आपने बॉयलर ले रखा है तो आप बॉयलर को कैसे मेंटेन करेंगे, उसका मंथली या ईयरली उसमें टेक्नीशियन कौन होगा, उसमें अगर ज़्यादा प्रेशर बनने लगेगा तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे आप सावधानी करेंगे। मैं आपको ये उसके अंदर का एक पार्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए और चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप उस वहाँ से आपके लिए शुगर आ रही है तो आप उसको, जैसे शुगर है या चीनी आ रही है, जब जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं तो आप वो कहेगा कि भाई आप ये बताइए कि फूड एडिटिव है, मान लीजिए केमिकल डालना आपने जूस बनना, वरना आपकी क्या है जूस की बोतलें फटने लगेंगी। तो वो कहेगा आपके पास फूड टेक्नीशियन कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से वो करके आपको सारे के सारे क्या है, सारे स्टेप्स के बताने होंगे, ऐसा ऐसा करेंगे हम। और जो खतरे हैं वो कौन टैकल करेगा ये भी बताना है। आप कहेंगे कि हम फूड एडिटिव इतना डालेंगे, ये डालेंगे, और ये किसकी देख रेख में होगा, वो जो प्रिवेंटिव मेजर भी बताएंगे, खतरा क्या है ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास फूड टेक्नीशियन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपका आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और ये आपका क्या है, रिस्क फैक्टर बन जाएगा। इसको जो क्रिटिकल लिमिट ऐसे ही बनती हैं। और अगली बार क्या होगा, जब फूड इंस्पेक्टर आपके बाद 1.5 साल या 2 साल में या कभी भी 6 महीने बाद जब फिर से वो करेगा, अगर आपकी फूड इंडस्ट्री में वो क्या करेगा, जो आपने क्रिटिकल पॉइंट बना रखे हैं उनको सीधा चेक करेगा। अगर आपके पास फूड टेक्नीशियन नहीं है, उस फूड आप जो फूड का फैक्ट्री का ओनर है, अगर उसके पास फूड टेक्नीशियन नहीं है तो क्या करेगा, वो सबसे पहले फैक्ट्री सीज करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि आपने हैकअप के प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आइए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए देखिए। इसमें डेविएशन, अगर मान लो डेविएशन हो रहा है, डेविएशन का मतलब होता है क्रिटिकल लिमिट से, कि आपने मान लीजिए कहा कि बॉयलर में प्रेशर ज़्यादा होने लग गया, मान लीजिए प्रेशर कंट्रोल से ज़्यादा है, प्रेशर कुकर ही है मान लीजिए, फिर प्रेशर कुकर की तरह क्या करने लगता है, बॉयलर हिलने लगता है। तो आप क्या करेंगे, कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट ठीक करेंगे करेक्टिव एक्शन के लिए। या स्टॉप द लाइन एंड इन्फॉर्म द सुपरवाइजर, आप स्टॉप काम उसको क्या करेंगे, उसकी हीट को बंद करेंगे और क्या करेंगे, सुपरवाइजर को बताएंगे। या रीअसेस द हैकअप प्लान को फिर से दोबारा से उसको रीअसेस करेंगे, ठीक से देखेंगे और उसको सुधारेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी क्या है, ऑल द अबव। हाँ ये सारे पॉइंट क्या है आप कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट ही करने होंगे। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो इससे आपको ये हैकअप का प्लान भी कवर हो चुका है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, लगभग लगभग मैंने आपका सारी एक यूनिट अनटच्ड है अभी, और उसको मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। और बाकी कुछ 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 टॉपिक्स जिसमें छूटे छूटे हुए हैं तो वो हो जाएगा। और अब 10% के आसपास हमारा क्या है सिलेबस बचा हुआ है, वो जल्दी ही मैं कंप्लीट कर दूंगा। और वैसे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो बाकी के जो वो 10% जो चीज़ है वो मैंने इन क्वेश्चंस में इतना कवर करा दिया है, इन मतलब आप 7 से 8 को जो आपके सैम्पल पेपर हो गए हैं तो ये इनडायरेक्टली भी कवर हो चुके हैं। आप ये मत समझिए कि मैंने आपको कोर्स ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं कराया है या आप ठगे हुए महसूस हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ और आगे को भी मैं आपको क्या है इनको कराते रहूँगा। और वो एक जो टॉपिक्स हैं या यूनिट्स हैं वो आपके एक खाली सिंबॉलिक हैं, बाकी मैंने इसके इसके उससे उसको आपको गो थ्रू कराया है। और आपको उसको किस तरीके से नई इन्फॉर्मेशन और उसको अप्रोच करना बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के आगे को कर कीजिए, इसको फॉलो की करेंगे और प्रैक्टिस पे ध्यान कीजिएगा।
आइए अगला क्वेश्चन करते हैं 14th। देखिए विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर फ्रूट्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है कि कौन सी किस तरीके की पैकेजिंग उपयुक्त होती है, कह रहा है फ्रूट्स के लिए। तो ऑप्शन दिया है इथाइलिन एब्जॉर्वर्स, ऑक्सीजन एब्जॉर्वर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्वर या नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग। अब देखिए फ्रूट्स हैं आपके, तो अगर उसमें क्या करते हैं हम कि इथाइलिन को एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं। क्यों? इथाइलिन अगर एब्जॉर्बर अगर आप पैकेजिंग में अगर डालेंगे तो क्या होगा, जो वो अपने आप पकने लगते हैं। जैसे आपने क्या पहले तो जब आप जो फ्रूट्स हैं उनको आप मंडी में तभी भेजेंगे जब क्या होगा कि वो मैच्योर होंगे। अब वो मैच्योर होते होते वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक क्या होंगे, वो पहले से पक रहे थे तो और ज़्यादा पकते हुए वो कस्टमर तक जाते हुए क्या हो जाएंगे, सड़ने लगेंगे। तो इसलिए क्या करा जाता है कि और जो फ्रूट्स होते हैं वो उनका पकने का कारण होता है इथाइलिन। इथाइलिन गैस की वजह से क्या होते हैं, पकते हैं, रिपनिंग होती है, पकना शुरू होता है। तो उसको क्या करेंगे, इथाइलिन एब्जॉर्ब, जो अगर उसमें से एथाइलिन एक्सेस एथाइलिन जो है उसको एब्जॉर्ब करा लिया जाए तो क्या होगा कि फ्रूट्स हैं आपके फ्रेश ही रहेंगे। तो इसलिए ऑप्शन क्या है 14 का ए। 15 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेट टाइम कर्व मेथड टू स्टरलाइज कैंड फूड्स। ये जो क्वेश्चन है डेट टाइम कर्व, ये क्वेश्चन हम आपको अगर आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपके डिप्लोमा के टाइम में, हमारे डिप्लोमा के टाइम में ये कराया गया था। तो ये डेट टाइम कर्व क्या होता है कैंड फूड्स में, इट टेल्स अस द टाइम एंड टेम्परेचर टू स्टरलाइज कैंड फूड्स। बिल्कुल सही है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के इनएक्टिवेशन डीएक्टिवेशन के लिए बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द हीट पेनिट्रेशन ऑफ द कंटेनर, जब कैन प्रोडक्ट के अंदर कितना ये कंटेनर हीट अंदर को पेनिट्रेट हो रही है ये भी बताता है। इट टेल्स अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कंटेनर, हाँ जो कंटेनर है आपका जो डिब्बा है उसकी उसके हीट कंडक्टिविटी के बारे में भी बताता है। ऑल ऑफ द मेंशन्ड, आंसर क्या है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्या करता है ये, इससे क्या होता है माइक्रो, अब आपने क्या किया है टेम्परेचर स्टरलाइज किया ना कैन को, टाइम एंड टेम्परेचर, तो यही क्या है इसकी इसकी क्या है डेट टाइम कर्व जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसी से पता लगता है। क्या करता है स्टरलाइज करते समय इसको क्या करते हैं हम ध्यान में रखते हैं। तो ऑप्शन क्या है डी करेक्ट है। ये आपके नोट्स में होगा, अगर आप देखिएगा हमारे टाइम पे ये सर ने कराया था और इम्पोर्टेंट नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि ये मुझे अपने क्लास के टाइम का याद आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए पांचवी स्लाइड है हमारी, और इसमें देखिए क्वेश्चंस, इस अब आगे को क्वेश्चन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूनिक होंगे, जिससे इस तरीके के क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं। और ये आपको ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन करने से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आप आपका आपका लेवल बढ़ने लगेगा। देखिए विच मेथड इज मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट फॉर मेकिंग घी। अब घी बनाना है, एनर्जी एफिशिएंट मतलब एनर्जी एफिशिएंट है, तो देसी मेथड तो कभी भी क्या होता है एनर्जी एफिशिएंट नहीं हो सकता है। उसमें क्या होता है कि आपका 2 घंटे 3 घंटे क्या हो जाता है, मान लीजिए घी बनाने में उसको पकाना है। मैं आपको देसी मेथड बताता हूँ, जिससे कि हम उसको क्या करेंगे फिर अपना आंसर ढूंढने के लिए मदद मिलेगी। देखिए देसी मेथड में क्या होता था, घी बनाने में आपने देखा होगा कि एक होती थी लोहे की कढ़ाई, एक लोहे की, जैसे हमारे पास क्या होती थी कढ़ाई होती थी, लोहे की कढ़ाई होती थी हमारे पास एक, और लोहे की कढ़ाई जो होती है हमारे पास, फिर उसके बाद उसको हम क्या करते थे, उसको हीट किया जाता था, हीट किया जाएगा, और हीट किया जाएगा घी बनाने के लिए। इसमें क्या डाला जाएगा, मक्खन डाला जाएगा। मक्खन डालने के बाद क्या होता है, इसको गलाया जाता है। गलाने के बाद क्या होता है कि ऊपर लेयर आ जाती है, नीचे नीचे तेल सा दिखता है, और लास्ट में क्या होता है वो खट्टा खट्टा सा क्या होता है, बटर सोर मिल्क बोलते हैं उसको। वो खट्टा खट्टा सा होता है और टेस्ट में अच्छा होता है वो। आपने रोटी के साथ भी खाया हो तो उसको आप याद कर सकते हैं। और आपने घर पे देखा होगा जो फिर लास्ट में जो जाता है यहाँ पे, ब्राउन ब्राउन सा वो जो थिक सा वो होता है, और ऊपर क्या होता है ये, और ऊपर एक लेयर आ जाती है। जब इसको आप क्या करते हैं, एक ग्लास जार में अगर आप इसको सेटल कराते हैं तो बीच वाले में क्या होता है थोड़ा ठंडा, जब गुनगुना सा हो जाता है वो, तो इस तरीके से आता है ऊपर भी एक क्या आ जाती है लेयर सी आ जाती है, और नीचे ये जो सारा मटेरियल होता है ये सेटल होता है। तो ये क्या हमारा देसी मेथड है।
अब हमने इंडस्ट्री में क्या करना है, इसी तरीके से गर्म कर लेना है, इसको गर्म करेंगे। और इंडस्ट्री में क्या लगा रहेगा, यहाँ पे भी एक आउटलेट लगा देगा बाहर निकालने के लिए, और यहाँ पे भी एक क्या करेगा, आउटलेट लगा देगा। यहाँ से खोल के आप इसको इसको छान लेंगे। और जो बीच का जो बीच का आपका जो मटेरियल है, जैसे बीच का आपका जो ये मटेरियल है ना, इस वाला ये जो ये क्लियर वो होगा, उसको भी क्या करेगा, एक पाइप उससे एक टोंटी से यहाँ पे लगा के उसको निकाल लेगा। उसको निकाल लेंगे तो ये क्या होता है, एफिशिएंट मेथड होता है, और इससे अच्छा क्वालिटी का हमें क्या मिलता है, घी बनता है। और ये नीचे ये और चीज़ें इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इसको बोलते हैं प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड। क्या बोला जाता है इसको, प्री स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स के लिए, लेयर ऊपर की लेयर नीचे की लेयर हटा दी, जो क्लियर लिक्विड है उसको निकाल लिया। इसको क्या बोलते हैं, प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड। अगला देखिए, व्हाट विल बी द ओवररन, व्हाट विल बी द ओवररन इफ 400 लीटर्स ऑफ मिक्स प्रोड्यूसेस 740 लीटर ऑफ आइसक्रीम। देखिए बहुत बर्निंग टॉपिक है। आपने गर्मियों का समय शुरू हो गया है और आपने आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया होगा। और जो फैमिली पैक, ये इसका मतलब है, फैमिली पैक से भी मतलब है इसका। इसमें पूछ रहा है ओवररन क्या होता है। ओवररन ये होता है कि आपने जो मिलाया, जो उसमें मैटर मिक्स मिलाया, उससे आपकी कितनी जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आप मिक्स ले आए, मतलब बनाने का वो जो पाउच में कुछ मटेरियल ले आए, और उसमें आपने मान लीजिए उसको फेंटा फिर, और उसमें दूध डाल के मान लीजिए आपने क्या किया, फेंट दिया उसको। तो जो बीच में जो एयर आई और उससे क्या हुआ, जो जैसे मान लीजिए आप एक पाउच लाए थे, इसमें ये आपका पाउच है, और ये आपका पाउच है, और इसमें आप वो मिक्स ले आए हैं। आपने उसको क्या किया, घोल के बड़े बर्तन में डाला, और उस बड़े बर्तन में डाला, और वो एक इतना उस तरीके से इतना बड़ा एक वो बन गया, एक मास का, मतलब एक बड़ा मास बना लिया उसने। तो इसको ये कैसे, कितना परसेंट हुआ ये पूछता है वो, उसको को बोलता है ओवररन कितना है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, जितना हमारा जो जो लास्ट में आइसक्रीम जो हमारी फूल के आई, जैसे 740 लीटर जो बनी, माइनस जो हमारा मिक्स था 400, बट्टे जो पहले मिक्स हमने जो डाला था 400। जब आप इसको वो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 340, 340, 400। और इसको क्या परसेंटेज में करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 85%। कितना आ जाएगा, 85%। तो आपको क्या ओवररन निकालना भी आना चाहिए आइसक्रीम में, कितने से कितना। और ये क्या होता है, मतलब ये मान के चलिए कि इस ओवररन का मतलब ये है कि आपकी आइसक्रीम कितनी फ्लफ़ी बन रही है, कितनी स्पंजी बन रही है। क्योंकि आपने फैमिली वो देखा होगा काटने में, एकदम जब आप फैमिली पैक वाली आइसक्रीम को काटते हैं, तो वो जब उसके चाकू से काटते हैं मान लीजिए, तो कितनी फ्लफ़ी है, उससे ये पता चलता है कितनी स्पंजी है, ये पता चलता है। ओवररन का मतलब ये होता है। तो 85% ऊपर चढ़ गई है, ये इसका मतलब ये है। तो बीच में क्या होती है, एयर होती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, और मेरे को भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा अभी तक, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स क्या है, आपको प्रैक्टिस करने होंगे, और इस तरीके से होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द मेजर डिफेक्ट दैट अकर्स यूएसटी मिल्क ड्यूरिंग स्टोरेज। यूएसटी का मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। आजकल आपने अगर देखा होगा कि अपने कैंटीन्स में देखिएगा, आप अपनी कैंटीन्स में देखिएगा, और या मान लीजिए जो जो मॉल्स होते हैं, जहाँ ये वाले होते हैं डेली नीड्स वाले जो मॉल्स होते हैं, वहाँ पे आजकल देखा होगा आपने, अमूल का, और वो क्या होता है कि दूध आ रहा होता है, जो पाउच की तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और वो 1-2 महीना चल जाता है, पाउच आता है। तो वो वाले वाले दूध आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल्क क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चलन में है। तो वो यूएसटी मिल्क है। अगर उसको उसमें दिक्कत क्या आती है, पूछ रहा है मेजर डिफेक्ट क्या है इसमें, क्या था, जैसे डार्कनिंग ऑफ कलर ना, कलर तो उसका लगभग आप 6 महीने बाद भी देखेंगे वैसा ही मिलेगा। कुकड फ्लेवर आता है, नहीं आता है। एब्सेंस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया तो थोड़ा बहुत होता ही है। और जो इसमें एज जिलेशन क्या हो जाता है, समय के साथ क्या होता है, जेल जैसा बनने लगेगा, उसमें क्या बनने लगेगा, जेल। एज जेलेशन क्या होता है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एज जेलेशन हो जाता है, मतलब उसको समय के साथ क्या हो जाए, जेल जैसा बनने लगेगा उसके अंदर।
और आप इसमें गलती कहाँ होने की आशंका कहाँ पर है कि एब्सेंस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया में कर देंगे आप। तो इससे बचना है आपको, इससे एज जेलेशन होता है, ये यूएसटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उस वाले दूध का। तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे इसको, जल्दीबाजी में एब्सेंस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं लगाएंगे। 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वें क्वेश्चन में क्या है, देखिए, ड्यूरिंग छिदर चीज मैन्युफैक्चर रेनेट स्प्लिट, रेनेट जो होती है वो स्प्लिट करता है कप्पा रेजिन एट द जंक्शन ऑफ। जो ये चीज़ होती है ये एक तरीके की पनीर ही होती है, अलग अलग आपने देखा होगा। तो ये पनीर आती हैं, फूड इंडस्ट्री वालों ने भी देखा होगा। तो उसको क्या करते हैं, अलग से हम क्या करते हैं, तो ये क्या होता है, ये इसमें अलग से क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं और वो क्या करते हैं, अलग टेस्ट भी देते हैं उसको नॉर्मल पनीर से, और चीज़ अब क्या आती है, अलग स्ट्रक्चर हो जाता है। तो उसको क्या होता है, इसमें किस चीज़ से बनता है कह रहा है वो, रेनेट क्या होता है, स्प्लिट द कप्पा, उसमें क्या है, कैसीन होता है, जो होता है, जो हमारे दूध के प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, कैसीन होता है ना, प्रोटीन। तो कैसीन प्रोटीन को रेनिट, जो रेनेट होता है वो क्या करता है, स्प्लिट करता है, कह रहा है किसको करता है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो वो है फेनाइल, ये जो और मेथोनाइन, ये क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। तो इसको क्या करता है, फिनाइल एलानिन और मेथोनाइन को करता है फिनाइल। अब कैसे याद रखेंगे आप, फैन और, मान लीजिए आप जिस तरीके से हमने देखा होगा, जो फ़ैन आते हैं खाने वाले डेयरी वो बेकरी प्रोडक्ट, और उसमें उसमें मेथी डाली है, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है इसका। 20वां देखिए, यूएचटी अल्ट्रा, 20वां क्वेश्चन है आपका, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड मिल्क इज एसेप्टिकली पैकेज्ड। क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि जो ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला जो दूध चल रहा है ज़्यादा, तो इसके क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इसमें कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, पहले यूएसटी में ले जाएंगे, यूएसटी का टेम्परेचर होता है आपका 135 डिग्री 15 सेकंड के लिए। उसके बाद उसको तुरंत पैक करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस में लाके, ठीक है। तो ऐसा सोचिए आपकी 20 रुपए की क्या है उसकी, 20 रुपये में उसकी एक पाउच आती है। तो उसलिए क्या, इसको आप रिलेट करने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस में याद कर लेंगे। और देखिए अगली स्लाइड है, देखिए, द यूजुअल मेथड ऑफ स्टनिंग कैटल इज कॉल्ड। अब देखिए स्टनिंग कैटल क्या होता है, कैटल को स्टनिंग करना है, स्टनिंग का मतलब बेहोश करना है थोड़ी समय के लिए। तो क्या है, तो क्या करना है, कैप्टिव बोल्ट पिस्टल यूज़ करते हैं हम, क्या करते हैं, कैप्टिव बोल्ट पिस्टल। तो ये किस तरीके की पिस्टल होती है तो बंदूक जैसी है ये, इसमें स्टेनलेस स्टील की होती है। थोड़ा मतलब क्या होता है, उसके सर पे, माथे पे झटका देती है वो, बहुत मतलब डैमेज नहीं करेगी, ये नहीं कि गोली आर पार हो गई। तो हल्का झटका देगी, और मतलब थोड़ा बहुत हल्के से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाए वो जानवर। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी जैसे प्रोसेस्ड, जैसे मान लीजिए उसका ट्रीटमेंट करना है अपने एनिमल का, या जैसे जो होते हैं ना, एनिमल क्रूएल्टी होती है, उस तरीके से उन चीज़ों को हटाने के लिए तो ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो स्टनिंग कैटल आप ध्यान रखिएगा, स्टनिंग क्या कहलाती है। स्टनिंग का मतलब ये होता है कि उसको बेहोश करना है, अनकॉन्शियस करना है, और वो झटके वाली वो होती है, बंदूक की गोली होती है। तो इसको कैप्टिव बोल्ट पिस्टल बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच विटामिन इज नॉट अवेलेबल इन एग। देखिए कौन सा विटामिन एग में नहीं है, कौन सा नहीं है, विटामिन सी नहीं होता है, खट्टा नहीं होता है एग। अब देखिए, अ मीट बॉर्न, अगला क्वेश्चन है, अ मीट बॉर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मीट बॉर्न कौन सा है, सैल्मोनेला डी। जो जब भी क्या होता है, मीट का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सैल्मोनेलिसिस बोलते हैं जिसको। एक तो हमारा कौन सा होता है कि जो सबसे खतरनाक होता है, कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है। वो आपका कैनिंग के दौरान ज़्यादा आ जाता है, फूड प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है। लेकिन जो मीट प्रोडक्ट हैं उनको साल्मोनेलिसिस हो जाती है, वो वाला बैक्टीरिया क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 24 देखिए, देखिए, अक्योर्ड मीट प्रोडक्ट, क्योर्ड मीट प्रोडक्ट इसमें पूछ रहा है, सॉसेज है, बेकॉन है, कीमा है, या कटलेट है। ये तीनों आप इसमें से कुछ तो आपने सुने होंगे। जो ये जो कटलेट है ये कबाब की शेप के होते हैं, और मीट प्रोडक्ट ही है। कीमा आपने देखा होगा कि जो मांस होता है, जो एनिमल का जो जहाँ पे हड्डी कम होती है, तो उसको बारीक से काट काट के वो लोग क्या करते हैं, कीमा बना लेते हैं। तो वो भी एक मीट प्रोडक्ट है, लेकिन क्योर्ड नहीं है ये। इसको आप बिना क्योरिंग करे आप क्या कर सकते, क्योरिंग का मतलब है कि फर्मेंटेशन करवाया हुआ है। और जो सॉसेज है, सॉसेज में भी क्या होता है कि आपने मान लीजिए एनिमल प्रोटीन ले लिया,
मांस ले लिया, उसको क्या है, उसको पीट पीट के, मतलब उसको उसको आप जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बर्फ़ की कुटाई करते हैं, उसका प्लास्टिक के उस टायर के उसके अंदर डाल के, ट्यूब के अंदर, उसी तरीके से इसकी कुटाई की जाती है अच्छे से, और उसको क्या है बना के जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड के शेप में बनाते हैं, ब्रेड का जो पूरा बंच होता है उसकी तरह से उसकी शेप में बनाया जाता है सॉसेज को। ये वाला सॉस नहीं है कि किसान सॉस नहीं है, तो ये क्या होता है, एक बड़ी इस तरीके से क्या होता है, एक जैसे पनीर का टुकड़ा होता है उस तरीके का पीट पीट के ऐसा बना देते हैं। और जो बैकन है, बैकन क्या होता है, ये होता है सुअर का मांस होता है। इसको क्या है, स्मोक और नमक, सुअर के मांस को क्या करते हैं, आपका पिग का जो मांस होता है उसको नमक में और नमक से और स्मोक करा जाता है। स्मोक मतलब जिस तरीके से नेचुरल मेथड भी होता है और सल्फर उससे भी करा जा सकता है, तो स्मोक करके उसको क्या है, प्रिजर्व किया जाता है। तो बैकन आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एग यूजिंग सोडियम सिलिकेट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। देखिए क्या क्वेश्चन, ये क्या बताता है कि देखिए प्रिजर्वेशन एग को आपने प्रिजर्व करना है यूजिंग सोडियम सिलिकेट। इसका मतलब क्या होता है कि आपने क्या लेना है, एक लेना है ग्लास का जार, जिस तरीके से अचार वाला जार होता है उस तरीके से क्या ले लेना है आपने, जार लेना है। क्या लेना है, जार ले लेना है अचार की तरह। डायग्राम तो बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा है। इस तरीके से ग्लास जार है ये, इसमें क्या करेंगे आप, एग्स को रख लेंगे, सारे एग्स को क्या करेंगे, रख लेंगे, इसको रखेंगे। और क्या होगा, इसमें आप क्या कर देंगे, जो चूने का पानी है, चूना पानी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको लाइम लाइम बोलते हैं। तो उसको क्या करेंगे, चूने के पानी में अगर आप अंडे भिगो के रख देंगे तो ये क्या है, 2 साल तक आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये मेथड है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट मतलब इसका जार होता है इसलिए बोलते हैं। और इसका आंसर क्या है, वाटर ग्लास मेथड। क्या होता है, वाटर ग्लास मेथड बोलता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चूने का पानी रहता है और ग्लास का रहता है, और ये सोडियम सिलिकेट जो ग्लास भी होता है आपका, सोडियम सिलिकेट का ही बना रहता है, इसका जो जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें चूने के पानी में इसको प्रिजर्व करते हैं, तो इसको क्या बोले, वाटर ग्लास मेथड। और इससे आपको अंडे अगर आपको प्रिजर्व रखने हैं बहुत समय तक, चूने के पानी में आप भिगो के रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इससे आप प्रिजर्व कर सकते हैं। ये एक नई इन्फॉर्मेशन लगेगी आपको। आइए अगला देखते हैं। देखिए, द सर्टिफाइड कॉपीज में बी प्रोड्यूस्ड इन इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ विच डॉक्यूमेंट। देखिए सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, इस वाले वीडियो में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और इंटरेस्टिंग भी है। सर्टिफाइड कॉपीज में बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ विच डॉक्यूमेंट। देखिए पब्लिक, जैसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट है आपका, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, किस तरीका डॉक्यूमेंट है जिसको सर्टिफाई करके चल जाता है, कह रहा है कि वो सर्टिफाइड कॉपीज़ होंगी तो प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट, सर्टिफाई कर दें। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, जैसे कि आपके लिए मान लीजिए आपने एलआईसी की कोई स्कीम ले ली, तो आपने मान लीजिए उसको क्या कर लिया, वो आपने गवर्नमेंट वो किसी भी ऑफिस से मांग लिया आपने, तो क्या हो जाता है, तो वो एक क्या हो जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। जैसे ज़्यादातर क्या होगा, प्राइवेट और पब्लिक ही डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जैसे बोला जाता है तो ये निजी वाला है, पब्लिक में ही गवर्नमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट को ही पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट आंसर ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक में ही गवर्नमेंट, पब्लिक को सेक्टर को ही गवर्नमेंट सेक्टर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कंज्यूमर अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इज द, कह रहा है कंज्यूमर जो है उपभोक्ता क्या है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। इस तरीके का क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसमें होता है ऑप्शन डी, पर्सन एंड फैमिली हु परचेजेज एंड रिसीव फूड। जो परचेज करती है, खरीदती है और रिसीव करती है फूड को, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बाद में ये सब एक तरीके के लगेंगे, आप गलत कर सकते हैं। इसको ध्यान से याद रख लेंगे कि जो आदमी है और उसकी फैमिली है जो परचेज करती है, खरीदती है और रिसीव करती है फूड, उसको कंज्यूमर कहा गया है एफएसएसआई एक्ट 2006 में। अगला क्वेश्चन देखिए, द हेड ऑफिस ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एट, ये कौन सा, दिल्ली पे है, कहाँ है, दिल्ली में। और ये क्वेश्चंस हो गए 28 तक।
28 तक हो गए। और अगला देखिए 29 है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट एफएसएसआई में यूज़ नहीं किया जाता है, ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। और अगला देखिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस, ड्राइंग एंड सेंडिंग सैंपल्स फॉर फूड एनालिसिस अंडर फूड सेफ्टी एक्ट 2006। कह रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर आएंगे, वो ड्रॉ भी करेंगे। सेंडिंग सैंपल एनालिसिस के लिए फूड एनालिस्ट को कौन भेजेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर भेजेगा। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको यहीं वो करूँगा, रोकूंगा। आगे के लिए क्या होगा, आगे हम अगला इसका आगे के क्वेश्चन हम कहाँ डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से समझिए। बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं इस क्वेश्चन पेपर से। थैंक यू।